अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना जहाँ से हमने छोड़ा था नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ग्रुप में भी कल भी मुझसे पूछ रहे थे एक दो अहबाब के सर ये इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक लेनी है। तो ये हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन 2 मिनट की कर लें कि ये जो आपकी इंग्लिश है, अगर आप एनटीएस के थ्रू दे रहे हैं पेपर, तो एनटीएस का जो पैटर्न है वो आपके तकरीबन आपको पता होगा या नहीं पता, तो मैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद अगर आप टीजीटी एफपीसीएस से कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसकी इंग्लिश किस तरह तैयारी करनी है उसके हिसाब से भी कल एक दोस्त को मैंने बताया था भाई को कि आप जो बुक है कि सिनोनिम की जो बुक है वो ले लें या दूसरी ले लें। तो मैंने उनसे कहा था कि आप कोई भी एजुकेटेड की बुक ले लें जिसमें आपका तमाम जो फील्ड है उसका वो मुकम्मल हो जाए, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ। इसके अलावा जी आवाज़ आ रही है आपको? जी ठीक हो? जी सर आ रही है। जी। तो उसके लिए सिर्फ एक बुक का होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो बुक लाजमी लें प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी के लिए, वोकैबुलरी के लिए। जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जितने आपको सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा आएंगे, आप प्रेपोजिशन ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके साथ साथ वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो उससे आपका जो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगा। इसके साथ साथ आपने जो दूसरे मज़ामीन हैं उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, उनके बारे में भी ज़रूर आगाही रखनी है, उनको टच करना है, साथ साथ डेली उनको भी करते रहें। याद रखें अगर इंग्लिश 20 या 25 नंबर का आता है तो बाकी सब्जेक्ट भी उसी तरह आएंगे। अब ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप साइंस एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आएगा, अगर आप आर्ट्स के लिए करना चाहते हैं तो तब भी आएगा। तो इसके लिए इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसको टच रखें, टेंसेस हैं वो करें, ग्रामेटिकली जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह रिवाइज करें। मेरी कोशिश, अब मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन मेरी जो तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों की वजह से एलर्जी थी, तो क्लास नहीं हो सकी। तो रिवाइज करने के लिए मैंने सोचा कुछ लोग नए आए हैं, सर ने बताया है कि इसलिए उनको भी बताने के लिए मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 सिनोनिम और एंटोनिम जो हैं वो आपको डेली मैं दिया करूँगा, जिससे क्या होगा कि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपके पास वोकैबुलरी के कम से कम 200 या 250 लफ्ज़ जो है ज़ख़ीरा अल्फाज आपको याद होगा। और ये वो लफ्ज़ होंगे, वो वर्ड्स होंगे जो इससे पहले आपने नहीं याद किए होंगे, आपको इसके बारे में बहुत कम पता होगा। और यही वो लफ्ज़ होते हैं, यही वो मुश्किल अल्फाज होते हैं जो पेपर में आते हैं। चूँकि हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती या हम उसको इतना टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हमें वो मुश्किल लगते हैं। हम कहते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तुमने पढ़ा ही नहीं लफ्ज़। तो दोबारा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जितनी स्टडी के लिए आप टाइम ज़्यादा देंगे उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जितने भी जो एनटीएस के साबका पेपर्स हैं या जो उनमें से आ चुके हैं क्वेश्चन, वही आपको कराऊँ ताकि प्रैक्टिस होगी, तो जहाँ से भी आए उससे मिलता जुलता आए या वही आ जाए तो वो आप आसानी से हल कर सको। तो जी स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके बगैर ये बेस है। ये बेस जो है, इसके बगैर जैसे बुनियाद है मकान की, किसी भी चीज़, दुकान की, उसकी अगर बेस मजबूत नहीं तो ऊपर वाला ढांचा भी मजबूत नहीं। तो सबसे पहले बेस ये जो ग्रामर की अहम चीज़ें हैं 8, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है।
अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखिए आपने कल को टीचर बनना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इंग्लिश के बारे में बेसिक चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों की तरफ या हम उसको लाइट लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, इनको रिवाइज करें, याद करें, अच्छे तरीके से आपको आनी भी चाहिए। कल आप पढ़ा भी सको क्लास में तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम इसको हम उर्दू में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने इंग्लिश में भी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के दायरों में जा रहे हैं जैसे कि गैरिसन, कैंट वगैरह के स्कूलों में, तो उनका एक मेयार होता है, लेवल होता है। उस हिसाब से आपको इंग्लिश में भी ये उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी आनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच हेल्प टू मेक अ सेंटेंस। के पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम मुख्तलिफ इकसाम के अल्फाज का मजमुआ है जो कि मदद करते हैं एक जुमला बनाने के लिए। कोई भी जुमला बनाने के लिए जो अल्फाज यूज होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये पेपर में आ जाता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कितने कुल अज्जाए कलाम हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 8। दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 अज्जाए कलाम हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 अज्जाए कलाम हैं। इनके बगैर जो है इंग्लिश कोई भी अधूरी है। आप कोई भी पेपर जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक तो आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसके अलावा आपको जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वोकैबुलरी है, उसके मीनिंग का ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ख़ास तौर पे आप सिनोनिम, एंटोनिम्स करने हैं तो उसके लिए आपको उनके मीनिंग ज़रूर आते हों। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये हमने कर लिया था, नाउन भी, प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया था, एडजेक्टिव भी हमने पढ़ लिया था। अब है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। ये रिवाइज भी हो जाएगा, सर ने आपको ग्रुप में भेजा भी था, लेकिन दोबारा ये मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, अपने तरीके से समझा देता हूँ। अब हमने करना है जी वर्ब। ये चीज़ें आपने पढ़ी भी हुई हैं, आपको आती भी हैं, लेकिन ये हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, इसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारी तैयारी हो सके, हम दोबारा इसको याद कर लें। वर्ब, वर्ब को हम कहते हैं जी उर्दू में फेल। वर्ब क्या होता है जी? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस any action or activity is called verb. Just एक मिनट। दी वालेकुम सलाम जी, ठीक हो गया, बस थोड़ी देर तक तो क्लास है, बिजी हैं, क्लास ले रहे हैं, उसके बाद कर ठीक जी। हम बात कर रहे थे जी वर्ब की। वर्ब आसान अल्फाज में एक्शन जो वर्ड होता है, काम, कोई भी काम हो या ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको वर्ब कहते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, जो इजहार करता है एनी एक्शन, किसी भी काम का, और एक्टिविटी या अमल का, इज कॉल्ड वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। ही राइट्स अ लेटर, शी रीड्स
अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। ही, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये देखें, इसमें राइट्स, रीड्स, प्ले। राइट मैंने लिखना, उसके अलावा रीड्स पढ़ना, प्ले खेलना, खाना पीना, सोना, जागना, नहाना, करना, ये सारे जो हैं डूइंग एक्शन वर्ड्स हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया जी? कि कोई भी ऐसा लफ्ज जिसमें काम का होना पाया जाए उसको हम वर्ब इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में इसको फेल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसकी इकसाम है, अब इसकी इकसाम के बारे में काइंड्स जो हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। जी, एक मिनट में ज्वाइन कर लूँ तो। वर्ब मैंने लिखा जी, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम, वर्ब्स की कितनी किस्में हैं ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। वर्ब हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। वर्ब को दो मेन टाइप्स इकसाम में क्लासिफाई किया गया है, डिवीजन की गई है, उसकी क्लासें बनाई गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है जी काइंड ऑफ वर्ब on basis of action। जी, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन मीन क्या होता है? वही काम, कोई भी एक्शन। एक्शन के लिहाज से वर्ब्स की किस्में, पहले वर्ब्स को दो क्लासों में, दो काइंड्स में तकसीम किया गया है। कौन सी? काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ एक्शन। और सेकंड, ए बी या सेकंड हम कर लें, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जल्दी ज्वाइन किया करें, इस तरह बाकी लोग रह जाते हैं। जी, मैं बता रहा था कि वर्ब्स की दो इकसाम हैं, दो इकसाम में उसको डिवाइड किया गया है। काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के लिहाज से वर्ब्स की इकसाम। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब्स की इकसाम। सबसे पहले हम पहली टाइप पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के लिहाज से वर्ब्स की कौन सी किस्में हैं? सबसे पहले वो पढ़ते हैं, वो है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। अब हम पहली जो काइंड है, पहली जो किस्म है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसका जो मेन है, पहली हेडिंग, वो है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, फेलताम जिसको हम उर्दू में कहते हैं। A verb
that describe the action of a noun or pronoun is called principal verb. It is also called the main verb. जी, प्रिंसिपल वर्ब फेल ताम, गालबन इसको फेल ताम कहते हैं उर्दू में। अब ये क्या होता है जी? अ वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन, एक वर्ब जो डिस्क्राइब बयान करता है द एक्शन काम को ऑफ अ नाउन, नाउन के, इसम के और प्रोनाउन या इसमें ज़मीर के, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द मेन वर्ब, या इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। समझ आई कि वो वर्ब जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बयान करता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वर्ब। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने पहले फिक्रा लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, अली प्लेज हॉकी, शी वॉशेस क्लॉथ, अब देखें इसमें पहला जो है ही, अली, शी, दे, यू, ये जितने भी अल्फाज हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बयान कर रहे हैं वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। क्लियर हो गया जी? स्टार्ट में आने वाले लफ्ज ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। ये किसके काम को बयान करते हैं? नाउन के, जो कोई काम कर रहा है। नाउन इसम, इसम को या प्रोनाउन या इसमें ज़मीर को, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी जो अगली है टाइप्स वो पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये है इसके, सॉरी, आल्सो कॉल्ड द मेन वर्ब। इसमें तीन हैं, एक सेकंड, इसमें मेन वर्ब जो आपको बता रहा हूं कि किसी भी काम, ये कौन कौन से हैं? इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। एक ज्वाइन कर लें जी। ये ज्वाइन, कोई अगर ग्रुप में कोई बंदा ज्वाइन कर ले, ये बार बार मुझे ज्वाइन करना पड़ता है। कोशिश किया करें, 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे ही आप रेडी रहा करें। हम बात कर रहे थे जी प्रिंसिपल वर्ब की, फेल काम की। मेरी जो अटेंशन है वो कहीं और डाइवर्ट हो गई। ये डेफिनेशन उसी तरह लिखी हुई है, अ वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। इट इज आल्सो कॉल्ड द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब भी कहलाता है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, वही फॉर्म जो हमने पढ़ी हुई हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, वॉश, वॉश, वॉश। ये जो हम 3 फॉर्में याद करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट,
रिटर्न यहाँ नजर आ रहा है। नो सर, क्लियर भी नहीं है जी, यहाँ इस साइड से नजर नहीं आ रहा, ये नहीं कि अभी जगह कम है। 3 इकसाम जो हमने तो 3 फार्में हम याद करते हैं, पहली दूसरी तीसरी आसान लफ्ज़ाज में मैं बता रहा हूँ, गो वेंट गान, राइट रोट रिटर्न, रीड रीड रीड्स, इसके बाद वॉश वॉश। तीनों फार्मों को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ये पहली इकसाम थी। अगली इकसाम हम पढ़ते हैं, जगह कम है एक तो अरेज करके फिर लिखना पड़ेगा। जी, इससे जो अगली है प्रिंसिपल वर्ब के बाद, प्रिंसिपल वर्ब फिर वही दोहरा दूं कि जो मेन वर्ब होता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के काम को बयान कर रहा होता है, ये 3 इकसाम पर 3 फार्मों में होता है, पहली दूसरी तीसरी। उसके बाद आ गया ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल भी इसको हम कहते हैं उर्दू में, इमदादी फेल, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? A verb that helps the, a verb that helps the main verb to clear its meaning is called auxiliary और हेल्पिंग वर्ब। वो फेल जो कि मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब होता है उसकी मदद करता है, हेल्प्स करता है टू क्लियर इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को क्लियर करने में, उसके मानी को क्लियर करने में, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। वो क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी या इमदादी फेल कहलाता है, जो किसी भी मेन वर्ब की मदद करता है उसके मानी को क्लियर करने में, साफ करने में, वाज़े करने में, वो इमदादी फेल कहलाता है। इमदादी फेल के बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इमदादी फेल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, have, had, been, since, would, should, will, shall, may, might, etc। इमदादी फेल बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, सिंस, वुड, शुड, विल, शैल, मे, माइट, कुड, शुड, कैन, ये नहीं लिखा हमने, कैन, सी एन, कैन, सी ओ यू एन, कुड, वुड लिखा हुआ है। ये जितने भी हैं ये इमदादी फेल कहलाते हैं, जो कि मेन फेल होता है, जो मेन वर्ब होता है उसकी मदद करते हैं और ये जुमले को क्लियर करते हैं, मेन वर्ब को समझने में आसानी पैदा करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज writing a letter,
इसी तरह ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा था, वाज, ठीक है, हैड, हैज, हैव, दे हैव प्लक द फ्लावर, उन्होंने फूल को तोड़ा या वो फूल तोड़ चुके हैं। इसी तरह सिंस बीन, ये भी हैज बीन, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा वुड, शुड, विल, शिल, आई विल गो टू स्कूल, वी शैल डू आवर होमवर्क, may, might, can, could, I can complete my work। इस तरह के ये जितने भी हम जो यूज़ करते हैं अल्फाज, ये सारे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ये इमदादी फेल या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं वर्ब की अगली इकसाम की तरफ। जी ज्वाइन कर लें जी, एक सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। मफूल के लिहाज से वर्ब्स की इकसाम। मफूल क्या होता है? वो जिस पर काम हो रहा होता है, काम वाक़या हो रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी भी दो इकसाम हैं। जिस तरह पहली एक्शन की, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन की दो इकसाम थी, एक प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। सेम ऑब्जेक्ट की भी दो इकसाम हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसको हम फेर मतदी भी कहते हैं जी उर्दू में। ये क्या होता है? अ वर्ब दैट डोनेट्स the action of a which passes over, a verb that donates the action subject to object। एक वर्ब जो कि किसी भी फाइल से मफूल तक मुंतकिल हो, कोई भी काम जो फाइल से मफूल तक, आसान से अल्फाज में कोई भी काम जो फाइल से मफूल तक मुंतकिल हो, उसको फिर मतदी कहते हैं। A verb that denotes the action which passes over subject to object। जो भी सब्जेक्ट का की तरफ से काम ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, मैंने पहले लिखा था ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब देखें ये जो एक्शन है, जो वर्ब है, ये कहाँ तक मुंतकिल हुआ? लेटर तक, खत तक। वो खत लिखता है या वो खत लिख रहा है, काम कहाँ तक? एंड तक जा रहा है। इसी तरह वो क्रिकेट खेलते हैं,
काम कहाँ तक जा रहा है, खेल रहे हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वो गाना गाता है, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गाता है गाना। काम एंड तक जा रहा है गाने की तरफ। लड़कियां कपड़े धो रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं। काम कहाँ तक जा रहा है, कपड़ों तक। यानी कि ऐसा फेल, ऐसा एक्शन जो ऑब्जेक्ट तक, मफूल तक जाए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक। काम किस पे जा रहा है जी, बुक तक। एंड तक जा रहा है, किस पे हो रहा है, बुक तक। वी प्ले क्रिकेट मैच। अब देखें ये काम कहाँ तक जा रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच। क्लियर हो गया जी। इसके अलावा सर ये भी नहीं चाह रहा सर, दे प्ले हॉकी, वो क्या कर रहे हैं जी, हॉकी खेल रहे हैं। काम किस तक, कहाँ तक जा रहा है, हॉकी तक। यानी कि ऐसा फेल, ऐसा काम जो एंड तक, मफूल तक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब इसका उल्ट है, ऑपोजिट है। अ वर्ब दैट डिनोट्स द एक्शन which does not passes over doer or subject to the object। जो भी सब्जेक्ट से, सपोर्ट करें ना, वीडियो बाद में भेज देंगे सर। जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर। कर दिया। जी दोबारा ज्वाइन कर लिया जी। जी 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 आप सबको दोबारा नजर आ रहा है, आप इन हो गए हैं? जी सर। जी जी सर, आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इंट्रांजिटिव, अगर मैं यहां अभी जगह कम है, एक लफ्ज लिख दूं आई एन इंट्रांजिटिव, फिर लाजम जिसे हम उर्दू में कहते हैं, सर बोर्ड मार कर नहीं चाह रहा सर, कोई समझ नहीं आ रही। जी। इसकी डेफिनेशन यहां तक ऐसे मैं लिखा रहे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमने पढ़ लिया है। इंट्रांजिटिव इसकी दूसरी किस्म हम पढ़ते हैं कि अ वर्ब दैट डिनोट्स द एक्शन विच पासिस ओवर को अब आपने कर देना है विच डज नॉट पासिस ओवर। यहां सिर्फ डज नॉट या डू नॉट लगा दें, विच does not passes over from subject to object। यहां भी आप सिर्फ एक चीज जो है वो लिख दें, कोई भी काम जो फाइल से मफूल तक मुंतकिल ना हो, मुंतकिल यहां ना का लफ्ज लगा दें, ना हो तो उसको फेल लाजम कहते हैं। दो एग्जाम थी, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोबारा बता दूं, दो एग्जाम है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। के वो वर्ब्स जो फाइल से मफूल तक जाएं उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो फाइल से मफूल तक ना जाएं उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल वही है जैसे मैंने पहले बताया, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। यहाँ आप खाली लिख दें ही राइट्स, ही राइट्स, वो लिखता है, वो लिखता है। आगे वो नहीं बताता कि वो क्या लिखता है, खत लिखता है, किताब में कुछ लिखता है, या कुछ और चीज शायरी लिखता है। अब यहाँ वो कुछ नहीं बता रहा,
खाली कह रहा है ही राइट्स। इसी तरह दे प्ले वो खेलते हैं, दे प्ले वो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या और कोई गेम खेलते हैं। इसके बारे में वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा, मफूल के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा। इस तरह के जो फेल होते हैं उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया जी? इसके अलावा कोई और एग्जांपल आप दे दें। The sun rises, the जी sun rises, बिल्कुल ठीक है, सन राइजेस। अब वो ये नहीं बताता द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मशरक से सूरज निकल रहा है, ये नहीं कहता, सिर्फ यही बताता है कि सूरज निकल रहा है। क्लियर हो गया जी? इस तरह की कोई और एग्जांपल दे दे। शी वाशिस वो धोती है। अब ये नहीं बताता कि वो क्या धो रही है, कपड़े धो रही है या बर्तन धो रही है, इसके बारे में वो हमें क्लियर नहीं कर रहा। जी समझ, उम्मीद है आप सबको लगी होगी कि वो काम जो मफूल तक नहीं जाते, जो मफूल को बयान नहीं कर रहे होते, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। क्लियर हो गया जी? अब नेक्स्ट करें। जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कंजंक्शन हरफे अतफ। अब हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव पढ़ लिया है, उसके अलावा वर्ब भी पढ़ लिया है और 5वें नंबर पे हम कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हरफे अतफ क्या होता है जी? सर बोर्ड क्लियर नहीं है। जी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? एक सेकेंड से। नो सर। या असल में इंक भी उसी तरह नहीं है, आज लगता है साल भी नहीं थे। चलो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जी उम्मीद है अब नजर आ रहा होगा, बोर्ड मार्कर थोड़ा सा मोटा है तो अब उम्मीद है कि ये क्लियर नजर आ रहा होगा। अ जंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग अ वर्ड टू एन अदर वर्ड और अ सेंटेंस टू एन अदर सेंटेंस। वो लफ्ज एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाए या एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाए, उसको हम कंजंक्शन या हरफे अतफ उर्दू में कहते हैं। क्लियर हो गया जी? कंजंक्शन क्या होता है कि एक लफ्ज जो दूसरे अल्फाज को साथ मिलाता है या एक लफ्ज जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं।
इसकी कोई बंदा एग्जांपल दे सकता है, किसी को पता हो तो? सर, Ali and Ahmed are singing a song. यस जी, बिल्कुल राइट। अली एंड अहमद और Are अ सॉन्ग। अली और अहमद गाना गा रहे हैं, या अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, अली और अहमद दोस्त हैं। हिना एंड हीरा आर सिस्टर्स, हिना और हीरा सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। क्लियर हो गया जी। अब हमें एक वर्ड मिल गया है, वो क्या है जी? एंड, AND, एंड। बिल्कुल सही बताया है। कोई और बता सकता है? सर, इसमें हम बट या फिर येट लगा के भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। बिल्कुल जी राइट। देखें, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। इसमें जो लफ्ज बट यूज हुआ है, BUT, बट, ये किसको डिनोट्स कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कंजंक्शन को, ये हरफे अतफ को जाहिर कर रहा है। क्यों? ये दो चीजों को आपस में मिला रहा है, पुअर को और ऑनेस्ट को। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। इसी तरह एक और फिक्रा को बोल दें। He cannot या I cannot come to school। आप एप्लीकेशन लिखते हैं, दरखास्त लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो क्या करते हैं? I cannot come to school because I cannot come to school because I am ill। मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। I cannot come to school because, इसमें because, जो because है ये किसको जाहिर कर रहा है? ये कंजंक्शन को जाहिर कर रहा है। and, but, because। कोई और बंदा बताएगा? तो ये इसमें I like tea and coffee वो भी ठीक हो गया। and I will wait for you till you came back। I will wait for you, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहां तक कि तुम वापस आ जाओ। till, I will wait for you till you came back। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं जहां तक कि तुम वापस आ जाओ। ये TILL टिल किसको जाहिर कर रहा है? ये भी कंजंक्शन को जाहिर कर रहा है। और कोई? शाबाश, ज़हन पे जोर देना। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। सख्त मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज, वर्क हार्ड लफ्ज है जी, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। देखिए, इसमें जो अदरवाइज है ये किसको जाहिर कर रहा है? कंजंक्शन को। कंजंक्शन बहुत सारे हैं, आपके ज़हन में अभी आ नहीं रही, लेकिन बहुत सारे। अभी मैं लिखूंगा फिर आप कहेंगे ये तो हमें पता था। अभी और कोई बंदा बताए? जल्दी करें, जल्दी। He is poor so he cannot pay his fee। He is poor so, अब यहां लफ्ज जहां हमने बट लगाया है यहां हम so भी लगा सकते हैं। so he is poor so he cannot pay his fees। वो गरीब है इसलिए वो अपनी फीस अदा नहीं कर सकता। He cannot pay his fees।
देखिए सो, SO सो, ये भी क्या है, ये भी कंजंक्शन है। अभी मैं आपको सारे कंजंक्शन लिख देता हूं। आफ्टर, बिफोर, ये क्या है, ये भी कंजंक्शन है। AFTER आफ्टर, BEFORE डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बड़े मशहूर फिक्रे हैं जी। ये सेंटेंस जो हैं, द पेशेंट हैड died before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर। अब यहाँ जो बिफोर है ये लफ्ज यूज होता है, आफ्टर बाद में, ये भी इसी तरह क्या लफ्ज है जो कि कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है। एज, इफ, AS एज, ये भी इफ, IF इफ, अनटिल, UN अन, TILL टिल, ये भी कंजंक्शन के लिए यूज होता है। वेदर, ये भी कंजंक्शन के लिए यूज होता है। अदरवाइज, ये भी कंजंक्शन के लिए यूज होता है। आल्दो, अगरचे, ही इज पुअर, आल्दो ही इज पुअर, अगरचे वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। अब देखें आल्दो, आल्दो भी यूज होता है कंजंक्शन के तौर पर। क्लियर हो गया। बहुत सारे कंजंक्शन हैं, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, इसकी पूरी एक लिस्ट। इसके अलावा कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं। वो कौन कौन से हैं, थोड़े से वो हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अभी ये जो फिक्रे हैं, ये जो कंजंक्शन है या जो वर्ब है हमने पढ़ा है, ये आज का टॉपिक बड़ा अहम है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेदर नार, जैसे कि मैं आपको फिक्रा लिख देता हूं, आल्दो येट। अब पेयर्स की शक्ल में पेयर्स की सूरत में जो कंजंक्शन आते हैं वो कौन कौन से हैं। आल्दो येट सबसे पहले, देखें अभी ये जो दोनों हैं लफ्ज इकट्ठे यूज होंगे एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में ये इकट्ठे यूज होंगे। although he is a wealthy, although he is a wealthy, yet he is not although he is a wealthy, अगरचे वो अमीर है, yet he is not arrogant, लेकिन वो मगरूर नहीं है। अगरचे वो अमीर है लेकिन वो मगरूर नहीं है। ये देखें दो लफ्ज यूज हो गए इकट्ठे एक ही जुमले में, although और yet। ये पेयर्स कंजंक्शन कहलाते हैं जो पेयर्स की शक्ल में आते हैं। इसी तरह नेदर नॉर, नेदर नॉर या आइदर, EITHER, आइदर, EITHER, आइदर, और आइदर, और she is either, EITHER, he is either a teacher or a student। अब देखें मैंने लिखा है she is either a teacher or a student, वो या तो एक उस्तानी है, टीचर है, या वो एक स्टूडेंट है। या तो वो उस्तानी है या वो तालिब इल्म है, तलबा है। she is either a teacher or a student। अब ये दोनों इकट्ठे यूज हुए हैं either और are। she is either a teacher or a student।
इसी तरह नेदर नॉर का क्या बनेगा जी? नेदर नॉर, NOR नॉर। ये अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, एक सेकंड भी। इसका बनेगा जी NEITHER, नेदर हिना नॉर हीरा हैज अ बुक। ना तो हिना और ना ही हीरा के पास किताब है। नेदर हिना नॉर हीरा हैज अ बुक। ना तो हिना और ना ही हीरा के पास किताब है। क्लियर हो गया जी? नाइदर हिना और नॉर हीरा हैज अ बुक। अब ये जो हैं इकट्ठे यूज हुए हैं, जैसे आल्दो येट, आइदर और, नेदर नॉर, और इसके अलावा नॉट ओनली। नॉट ओनली लास्ट पे कर लें जी, नॉट ओनली चौथे नंबर पे। नॉट ओनली बट, ना सिर्फ लेकिन। ना सिर्फ इसका मतलब है लेकिन। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट आल्सो अ पोएट। वो ना सिर्फ डॉक्टर है बल्कि एक शायर भी है। इस तरह के जुमले जब आते हैं, वो ना सिर्फ एक अच्छा उस्ताद है बल्कि एक अच्छा दुकानदार भी है। देखिए यहाँ हम ये यूज करते हैं लफ्ज नॉट ओनली बट। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, वो ना सिर्फ एक डॉक्टर है, बट आल्सो अ पोएट, लेकिन एक शायर भी है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, वो ना सिर्फ एक उस्ताद है, बट आल्सो ए शॉपकीपर, लेकिन इसके साथ साथ वो दुकानदार भी हैं। ऐसे कि कई टीचर्स हैं वो जिनकी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो सेकंड टाइम जाके अपनी दुकान भी चलाते हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस, ये जुमला यूज होगा ही इज नॉट ओनली वाला, नॉट ओनली बट। क्लियर हो गया जी? आज का जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया। हमने कंजक्शन तक दो चीज़ें आज पढ़ी हैं, वर्ब्स की इकसाम। वर्ब्स की एग्ज़ाम जैसे मैंने बताई थी, दो एग्ज़ाम हैं एक्शन के लिहाज से, दोबारा रिपीट करवा दूं, दो एग्ज़ाम हैं एक्शन के लिहाज से, दो एग्ज़ाम हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमने पढ़ा है जी कंजक्शन। कंजक्शन में हमने बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो कि कंजक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे कि बट, येट, आल्दो, इफ, सो, बिफोर, आफ्टर, सिंस, इस तरह के लफ्ज़। और ये जो है ये पेयर्स की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। ये भी आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। पेपर में अगर इस तरह के आए तो आपको पता होना चाहिए कि आल्दो के साथ क्या लगाना है। आल्दो के साथ नार नहीं लगाना, आइदर के साथ आर लगाना है, नार नहीं लगाना। इस तरह के ये जुमले हैं कि प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक हो आपके पास तो इसको देखें, स्टडी करें। आज का काम उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें, जो भी आप पढ़ते हैं उसके रेलेवेंट जो मवाद है, डाटा है, वो कहीं कोई सी भी बुक हो उसको ज़रूर स्टडी किया करें। इसके बाद हम जो है हमारे हैं सिनोनिम हैं वो हम 5 करते हैं। संडे वाले दिन जब टेस्ट होगा तो इस तरह के फिक्रे मैं आपको दूंगा और एमसीक्यूज में फिर आपने उनको बताना होगा। इसके साथ साथ जो सिनोनिम हैं वो भी आप जैसे 5-5 डेली करते हैं, क्या हम कल से जो मुतजाद हैं एंटोनिम्स वो भी साथ साथ 5 कर लिए करें या अभी 5 यही काफ़ी हैं? बता दें, अगर आप कर सकते हैं तो कल से मैं साथ 5 एंटोनिम्स भी आपको दे दूंगा। ठीक है सर, दे दें दोनों।
जी कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक हो गया। वर्ड्स मीनिंग की सबसे पहला है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस इसका मतलब होता है, मीनिंग है पोशीदा, खुफिया, बहुत मुश्किल। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं जी एब्स्ट्रूस के। ये एनटीएस पेपर में आ चुका है, इसलिए ये मैंने लिखा है। अब मेरी कोशिश है कि जो एनटीएस में आ चुके हैं वही आपको अहम जो है करवा दूं, क्योंकि एनटीएस के पास जो सिलेबस नहीं आया स्पेलिंग। जी सर स्पेलिंग क्लियर नजर नहीं आ रहा। ABSTRUSE, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस इसका जो मुतरादिफ है, सिनोनियम है, वो है कंसील्ड, CONCEALED। आपने इस लफ्ज पे गौर करना है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग लाजमी आना चाहिए। जो भी मुश्किल लफ्ज है उसका मीनिंग आपको लाजमी, मीनिंग आते हो तो फिर ऑप्शन ढूंढने में परेशानी नहीं होती। मीनिंग बहुत जरूरी है, आप उसका उर्दू मीनिंग जरूर आता हो। एब्स्ट्रूस मीन पोशीदा, खुफिया, बहुत मुश्किल, और इसका जो मुतरादिफ है वो है कंसील्ड। क्या लफ्ज है जी? कंसील्ड बनेगा। आपने कंसील्ड को याद रखना है, माइंड में रखना है। इसके बाद है विक्वस, VACUOUS, विक्वस। विक्वस कहता है अकल से आरी, अकल से आरी। ऐसा इंसान जो अकल से आरी होता है, अकल से पैदल होता है, बेवकूफ होता है, बेवकूफ, उसको हम कहते हैं वेक्वस। वेक्वस, वेक्वस का जो सिनोनियम है वो है स्टूपिड। वो क्या बनेगा जी? स्टूपिड। स्टूपिड में ना भी बेवकूफ होता है, स्टूपिड, अकल से आरी। उसके बाद तीसरा है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है सच्चाई, दयानत, सच्चाई या दयानत, प्रोबिटी। अब इसके आगे अगर प्रोबेबिलिटी आ जाए तो वो नहीं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, गैस करना। और इसको याद रखना, ये लफ्ज है प्रोबिटी। प्रोबिटी मीन ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयानतदारी। प्रोबिटी का सिनोनिम है ऑनेस्टी। चौथे नंबर पे है FOE, फो। फो मीन क्या होता है? दुश्मन, FOE। और इसका आपने एनिमी, एनिमी में ना भी दुश्मन। क्लियर हो गया जी। पांचवा है FECKLESS, फिकलेस, लापरवाह। फिकलेस मीन लापरवाह, जो परवाह ना करे, केयरलेस। इसका सिनोनिम बनेगा केयरलेस, CARELESS, केयरलेस, फिकलेस, केयरलेस। ये 5 जो वर्ड्स हैं इसको आपने अच्छी तरह कल याद करना है। ये मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ दौराने लेक्चर। आप अच्छी तरह डेली 5-5 भी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ आपके पास 150 अल्फाज जो मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उसकी वोकैबुलरी आपको आ जाएगी। आप उसको पता चल जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गया जी। आज का लेक्चर इतना ही था। आज की लिए इजाज़त दें, कल तक। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।